हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जीएसटी का रिवीजन, कस्टम्स का रिवीजन विद द समरी बुक। इनडायरेक्ट टैक्स पेपर बेटा जो सीए फाइनल में स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेपर, द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, आप ये रेफर कर सकते हो रिवीजन जो कि हम समरी बुक से करने वाले हैं। समरी बुक बेटा कहाँ पे मिल जाएगी आपको? मेरी वेबसाइट www.icaleague.com पे आपको ये रिवीजन बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, समरी बुक मिल जाएगी जिसपे हमारा पूरा का पूरा रिवीजन बेस्ड रहेगा। दिक्कत आ रही है डाउनलोडिंग में तो ये एक नंबर है बेटा, ये नंबर ऑफिस का है, इस पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको वो रिवीजन बुकलेट दे देंगे, यहाँ पे समरी बुक दे देंगे, या ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 15 आवर्स में हम जीएसटी प्लस कस्टम्स का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हुई हमारी बात। अब बेटा जो स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट में उनको बता दूं, यस गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस आर अवेलेबल बेटा। यहाँ पे साथ में क्लासेस का हमारा फ्लो क्या रहता है, डिस्कशन का एंड ऑल बताती हूँ। 90 आवर्स का क्लास है बेटा, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीएसटी, ये 2 कलर्ड बुक्स जीएसटी की है, एक कस्टम्स की है, एंड क्वेश्चन बैंक रहेगा। तो हमारा जो जीएसटी का डिस्कशन है, सबसे पहले हम जीएसटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा वेटेज जीएसटी पे ज्यादा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम जीएसटी का डिस्कशन करेंगे। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का डिस्कस किया, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन बैंक, चैप्टर नंबर 2 देन उसका क्वेश्चन बैंक, ऐसे हम सारे चैप्टर्स जीएसटी के डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन बैंक के साथ साथ में। एंड देन हम कस्टम का डिस्कशन करेंगे और एफटीपी का, उसका भी साथ साथ में क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, जैसे हमने प्रोविजंस पढ़े चैप्टर में, उससे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई। फिर एग्जाम में जैसे केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन बैंक में है, तो वो सारे हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो क्या होता है, आप इंप्लीमेंट कर पाते हो कि भाई प्रोविजंस को आप लिंक कर पाते हो। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में एक्चुअली एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो आप लिंक कर पाते हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड समझ पाते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वो सारे हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हम प्रोविजंस तो पढ़ लेते हैं, बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आता है, एग्जाम में जब पेपर लिखते हैं तब केस स्टडीज में कैसे रिलेट करना, प्रेजेंटेशन कैसे रखना, यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें हम जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तब हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के, आरटीपी के, एमटीपी के एंड देन पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, तो वो सारा कुछ हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया बेटा। और बेटा ये पेपर जो है आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन ट्राई करना ही करना है, बिल्कुल करना है। क्यों? एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं बेटा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। बाकी के पूरे पेपर में से क्या आएगा मैम? केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, और क्या आ जाएगा? बाकी 70 मार्क्स का यही सब आएगा। तो 30 मार्क्स में आपको टारगेट करना है कि भाई 20 to 25 आपको इसमें आ जाए, और 70 में बेटा आधे नहीं आते, 35 to 40 मार्क्स आपको ट्राई करना है कि आपको इसमें आ जाए। किसमें? बाकी के 70 मार्क्स के पोर्शन में। तो आराम से बेटा आप इस पेपर में एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हो। आपको बिल्कुल लाना ही लाना है, और एग्रीगेट का प्रॉब्लम आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करके देगा। एंड बिलीव माय वर्ड्स, आते हैं इस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को इतने एग्जामिनेशंस आए, कितने स्टूडेंट्स को 60 प्लस आए बेटा, 70 प्लस भी आए, 75 प्लस भी आए इनफैक्ट। ठीक है, तो ये पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है, बहुत छोटा सा लॉ है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत छोटा सा लॉ है। आप पढ़ने जाओगे विद इन 100 आवर्स आप सब कुछ कवर कर सकते हो, आप सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाता है, हमारा सारा कुछ पढ़ के हो जाता है, पूरा क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करके हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेपर में आपको आज डे 1 से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी से यू शुड बी वेरी मच मोटिवेटेड कि आपको 60 प्लस इस पेपर में लेके आना। 70 के आसपास बेटा इस पेपर में ले आना, 60 to 70 के बीच में, आपका टेंशन ही खत्म। एग्रीगेट पूरा यही पेपर आपका खींच लेगा, और आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगी एग्रीगेट की। ठीक है, मेजर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम एग्रीगेट का आता है। तो ये बात हुई। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर बेटा, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो रिवीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सारा कुछ सीए फाइनल जीएसटी रिवीजन May 21 की प्लेलिस्ट है, आप सिर्फ प्लेलिस्ट को सिंपली फॉलो करो, मैं सारे वीडियोस उसमें ऐड करते जाऊंगी। एंड सीए फाइनल कस्टम रिवीजन May 21 की एक प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें कस्टम्स के सारे रिवीजन वीडियोस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। अब कुछ वीडियोस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं बेटा, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है उसमें लास्ट अटेम्प्ट से, तो वो जो पहले मैंने अपलोड किया था वही रहेगा, मैं वापस से अपलोड नहीं करूंगी, मैं सिंपली उसको प्लेलिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। 15 आवर्स की प्लेलिस्ट रहेगी,
सीए फाइनल जीएसटी रिवीजन May 21 वाली प्लेलिस्ट में जीएसटी के रिवीजन रहेंगे और कस्टम वाली प्लेलिस्ट में कस्टम के रिवीजन रहेंगे। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हमारा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे बेटा। भाई जीएसटी आया ही क्यों बेटा? इतने सारे पुराने इतने अच्छे अच्छे लॉ थे, जीएसटी के आने की क्या जरूरत थी? कोई डेफिशिएंसी थी पुराने लॉ सिस्टम में? यस मैम, डेफिशिएंसी थी तभी तो जीएसटी आया, डेफिशिएंसी थी तभी तो जीएसटी आया। क्या डेफिशिएंसी थी बेटा पुराने लॉ सिस्टम में? क्या डेफिशिएंसी थी? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बेटा, कैस्केडिंग हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? कि लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी। अब देखो 1 मिनट में डिस्कस करूंगी, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो सीएसटी था पहले, ठीक है, पहले क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया में। हम क्या शिफ्ट हो गए बेटा? ओरिजिन से डेस्टिनेशन, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में अगर मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र ने मिस्टर बी ऑफ गुजरात को गुड्स बेचे तो टैक्स क्या लगता था? सीएसटी। जो किसका रेवेन्यू होता था? वो रेवेन्यू होता था बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। सीएसटी का पैसा किसके पास जाता था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो गुजरात गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती थी, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी हो रहा था, लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी हो रहा था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज आईजीएसटी लगता है। अगर मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर बी ऑफ गुजरात को ये सेम ट्रांजैक्शन किया तो टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी which is levied and collected by central government and then it is apportioned between बेटा central government and destination based state गुजरात। तो गुजरात को क्रेडिट देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गुजरात को क्रेडिट देने में। क्यों? क्योंकि भाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So there is a major move, we move from origin based taxation to destination based taxation system, ठीक है। जीएसटी कौन सा टैक्स सिस्टम है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है बेटा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अब कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो पहले के लॉ में क्या प्रॉब्लम थी भाई? ये सीएसटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सीएसटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्स का। क्यों? क्योंकि लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी था। सेकंड, इंक्लूजन ऑफ सनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। आपको पता है वैट लगाने के लिए जो वैल्यू ली जाती थी वो क्या होती थी? इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज होती थी, इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज होती थी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से देयर इज नो सनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद सनवैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद सनवैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स एंड डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज गुड्स एंड सर्विस। डबल टैक्सेशन हो रहा था बेटा यार, कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। रेस्टोरेंट वालों को बोला कि आप गुड्स भी आप सर्विस भी है, वो वैट भी पे करे, सर्विस टैक्स भी पे करे। सेम इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या डबल टैक्सेशन हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। अब या तो कोई चीज को आप गुड्स बोलोगे या सर्विस बोलोगे, दोनों चीज बोल के 2 बार जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज वेरी क्लियर नाउ, शेड्यूल 2 ने बता दिया है कि भाई क्या चीज गुड्स है, क्या चीज सर्विस है, जहां भी कंफ्यूजन था। Then non-inclusion of several local bodies in state VAT such as luxury tax, entertainment tax. अब स्टेट लेवल पे एक वैट तो लग ही रहा था, उसके अलावा पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे टैक्सेस लग रहे थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें क्या थी? डेफिशिएंसी थी मैम। पुराने लॉ सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए एक ऐसे लॉ को आने की जरूरत थी जो ये डेफिशिएंसीज को मिटा सके, डबल टैक्सेशन ना हो बेटा, कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो यहाँ पे। अब क्या आया? इसके लिए बेटा एक टैक्स आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया वो उतना टैक्स पे करते जाएगा, जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया वो उसके ऊपर उतना टैक्स पे करते जाएगा। किस पे लगता है जीएसटी? भाई मैम मैन्युफैक्चर कर लो, सेल कर लो गुड्स का, चाहे आप प्रोविजन ऑफ सर्विस कर लो, टैक्स एक ही लगेगा जीएसटी। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे लगता है, अब क्योंकि सप्लाई पे लगता है। तो जीएसटी क्या एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो सभी चीजों पे लगता है, मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट देता है बेटा। यहाँ पे ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को, सबको क्रेडिट मिलेगा, उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट सबको क्रेडिट मिलेगा। और फाइनल यहाँ पे बर्डन कौन लेगा मैम? फाइनल कंज्यूमर। So GST provides comprehensive and continuous chain of tax credit from producer, service provider up to retailer level, consumer level, and each person will get the credit of taxes paid at earlier stage, and the consumer will bear what? The final tax. Final tax. अब कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब जितना वैल्यू एडिशन है उसी पे टैक्स पे करें। So there is no tax on tax or cascading effect of tax है।
एंड जीएसटी में या तो किसी को गुड्स बोला है या सर्विस बोला है तो एक सिंगल टाइम ही टैक्स लगता है, सिंगल टाइम ही टैक्स लगता है। अब बेटा रिवीजन है, फटाफट जाएंगे, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं। इंटर स्टेट सेल में कौन सा टैक्स लगता है मैम? आईजीएसटी, विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंट्रा स्टेट सेल में क्या लगता है? इंट्रा स्टेट मतलब जैसे कि महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल कर रहे हो आप, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे एक ही स्टेट में, तो उस केस में टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बट यहाँ पे अगर आपने यूनियन टेरिटरी में सेल किया जैसे कि अंडमान निकोबार टू अंडमान निकोबार, तो टैक्स क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। 5 यूनियन टेरिटरी बेटा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये 5 यूनियन टेरिटरीज अगर आपको दी हुई है एग्जाम में, टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, जब वो इंट्रा सेल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं तो मैम अंडमान निकोबार से मुंबई बेटा आईजीएसटी। अब 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, दैट आर डीम्ड टू बी स्टेट्स, उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहां पे अगर इंट्रा सेल हो रहा है तो टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, नॉट यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और इंटर कर रहे हैं मैम दिल्ली टू मुंबई, आईजीएसटी बेटा, आईजीएसटी। दिल्ली टू अंडमान निकोबार, आईजीएसटी। सिर्फ अपनी जगह पे आप सेल कर रहे हो तो टैक्स क्या लगता है बेटा? अपने इंट्रा में कर रहे हो तो डिपेंड करेगा, अगर आप स्टेट्स हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर हो तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी आया तो पुराने टैक्सेस जाने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई आप इतना बढ़िया लॉ लेके आ रहे हो, हम सैक्रिफाइस करने को तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सैक्रिफाइस ऑब्वियसली यार उनका रेवेन्यू था, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। क्या सैक्रिफाइस किया बेटा? तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस क्या सब्स्यूम हुए? सीए यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सब्स्यूम हुए बेटा ये टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल सीए क्या थी? हमारी मेमोरी टेक्निक थी, सीए where C stands for central excise duty, A stands for additional excise duty। मेमोरी टेक्निक है, क्या टैक्सेस सब्स्यूम हुए सेंट्रल लेवल पे? CA, where CA stands for central excise duty, additional excise duty, then next CA stands for central sales tax, additional custom duty, and then next CS stands for central surcharges and service tax, ये क्या था? ये CS है मैम, जो टैक्सेस सब्स्यूम हुए सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ मैम? स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे टैक्सेस सब्स्यूम हुए, हमने क्लास में याद किया था, क्या? पीएस लव, ये मेमोरी टेक्निक थी। वेयर पी स्टैंड्स फॉर बेटा परचेज टैक्स, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट सरचार्जेस, ये मूवी थी याद है आपको पीएस लव। लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एल स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स एंड वी स्टैंड्स फॉर वैट एंड सेल्स टैक्स। ये टैक्सेस क्या हुए? ये सब्स्यूम हुए बेटा स्टेट लेवल पे, अब कुछ टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए, मतलब कि आज भी है। व्हाट आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है इसका नॉलेज आपको। तो हमने इसकी मेमोरी टेक्निक क्या याद की थी बेटा? अगर नहीं भूले हो तो V-CS, पंजाबी में वीर मतलब माय ब्रदर बिकम CS, ठीक है। सो वेयर V स्टैंड्स फॉर व्हीकल टैक्स, E स्टैंड फॉर एक्साइज ड्यूटी एंड लीकर। भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट नट गई, उन्होंने बोला आप एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे लीकर को, अगर आप एक्साइज ड्यूटी और लीकर को जीएसटी में ले जाना चाहते हो तो हमको जीएसटी नहीं लाना, इसका रेवेन्यू तो हमारा पहले भी था, अभी भी हमारा है, हम इसका रेवेन्यू किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी क्या लगता है बेटा? सिर्फ लीकर में क्या लगता है बेटा? स्टेट एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज और वैट या सीएसटी लगता है उसके सेल पे, देखेंगे थोड़ी देर में। सो ये टैक्सेस अभी भी कंटिन्यू है, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेटा देख लो, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। टैक्स जो भी होता है सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देन वन मोर ई स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स, so V stands for vehicle tax, then there are 3 E's which stands for excise duty on liquor, then entertainment tax and electricity duty, then R stands for better road tax and C stands for custom duty, 20 मार्क का सब्जेक्ट ही हमको पता है। S stands for stamp duty, फ्लैट खरीदने चले जाओ बेटा स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लगती है। तो ये टैक्सेस क्या है? दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस जो अभी भी लगते हैं, ठीक है। अब जीएसटी आया तो बेटा कौन कौन से एक्ट आए? सबसे पहले एक आया सीजीएसटी एक्ट, किसके लिए लगता है? सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी लेवी करने के लिए मैम सीजीएसटी एक्ट आया। एसजीएसटी एक्ट किसके लिए आया बेटा? सारे स्टेट्स के लिए आया, और यहाँ 3 यूनियन टेरिटरी जिनका डीम टू बी स्टेट लेजिस्लेचर है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, विच आर डीम टू बी स्टेट्स, जिनका क्या है बेटा? जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, विच आर डीम्ड टू बी स्टेट्स। कौन सी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन
यूटीजीएसटी एक्ट आया, किसके लिए आया यूटीजीएसटी एक्ट? वो 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनका क्या है यहाँ पे विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, जिनका यहाँ पे क्या बेटा, जिनका विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी, उनके लिए सबके लिए अलग अलग क्या है, यूटीजीएसटी एक्ट है। देन आईजीएसटी एक्ट किसके लिए आया? इंटर स्टेट सेल के लिए। एंड देयर इज वन जीएसटी कंपनसेशन सेस। मैम जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों आया बेटा? ये हमने डिस्कस किया, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो सीएसटी के टाइम क्या हो रहा था, मेजर रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था, ठीक है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र मतलब जो भी हमारे एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेलर स्टेट्स का था। सीएसटी का रेवेन्यू सेलर स्टेट्स का था, क्यों? क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड। अब रेवेन्यू किसका है मैम? डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट का है। तो भाई सेलर स्टेट्स जो है, कुछ कुछ इंडिया में ऐसी स्टेट्स है जो बहुत ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी करती है, वो टेंशन में आ गई। उन्होंने गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई जीएसटी आने के कारण तो हमारा लॉस हो जाएगा, सीएसटी का तो बहुत पैसा आता था। तो गवर्नमेंट ने बोली अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, हम एक यहाँ पे लगाएंगे सेस जिसका नाम रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। वो किस पे लगेगा? डिमेरिट गुड्स पे लगेगा, जैसे कि पान मसाला, टोबैको या लग्जूरियस गुड्स, मोटर वगैरह में, मोटर कि यहाँ पे जो मोटर कैब्स वगैरह उन पे लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मोटर व्हीकल्स वगैरह उन पे लगेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोली कि भाई डिमेरिट गुड्स और लग्जूरियस गुड्स पे लगेगा, डिमेरिट गुड्स और लग्जूरियस गुड्स पे लगेगा, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो हम किसको देंगे? वो हम उन स्टेट्स को देंगे जिनको जीएसटी इंप्लीमेंट होने के कारण लॉस हुआ, ठीक है, टू कंपनसेट दोज स्टेट्स जिनको लॉस हुआ। जिनको लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एक्ट आया बेटा? वो जीएसटी कंपनसेशन लगाने के लिए यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट आया, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने के लिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया, ठीक है। ये बात हो गई हमारे कौन कौन से 5 अलग अलग एक्ट्स आए, वो हमने बात की। फिर वर्ल्ड में जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया बेटा? फ्रांस में आया 1954 में, और उसके बाद 160 कंट्रीज में आया, एंड देन उसके बाद बेटा इंडिया में आया। सबसे पहले इंडिया में क्या बात हुई कि भाई नेशनल जीएसटी लगाएंगे, मतलब नो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। डॉक्टर केलकर कमेटी ने 2004 में रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंड किया? एक नेशनल जीएसटी होना चाहिए, सिर्फ एक ही जीएसटी। बट इंडिया में कौन से मॉडल का जीएसटी आया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, डुअल मॉडल जीएसटी। डुअल मॉडल जीएसटी आया। डुअल मॉडल जीएसटी क्यों आया बेटा? इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। देखो क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया था। तो अब जब जीएसटी आएगा तो दोनों को उसमें से शेयर चाहिए, दोनों ने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया बेटा, सीएस पीएस लव देख लिया हमने। तो अब यहाँ पे दोनों को शेयर देना था, क्यों? क्योंकि दोनों का पैसा चाहिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे बहुत सारे काम करती है हमारे यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में कौन सा मॉडल आ सकता था? डुअल मॉडल। इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर डुअल मॉडल आना था, जिसमें सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स साइमल्टेनियसली। सेंटर और स्टेट को साथ साथ में आके टैक्स लगाना था। तो हमारे यहाँ कौन सा मॉडल ऑफ जीएसटी आया? डुअल मॉडल, इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सो दैट सेंटर एंड स्टेट कैन साइमल्टेनियसली लेवी टैक्सेस। कब आया पर मैम ये हमारे यहाँ पे बेटा? 1 जुलाई 2017 को आ गया जीएसटी पूरे इंडिया में, और जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अब पहले के लॉ में कितनी प्रॉब्लम थी यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैट, 29 स्टेट्स 29 वैट लॉ, सब जगह के रेट ऑफ टैक्सेस अलग अलग, सब जगह की डेडलाइंस अलग अलग, पेमेंट की डेडलाइंस अलग, रिटर्न के फॉर्म अलग, वेबसाइट्स अलग अलग। भाई लोग परेशान हो जाए, बिजनेस करें कि ये सारे कंप्लाइंसेस ही करते रहे। जीएसटी में बेटा इतनी हार्मोनी मेंटेन की, भले से ये इतने सारे एसजीएसटी एक्ट होंगे हर स्टेट के लिए अलग अलग, महाराष्ट्र का एसजीएसटी अलग, एमपी का अलग, गुजरात का अलग, बट यहाँ पे सिर्फ लेवी करने के लिए, स्टेट्स को पावर देने के लिए वो अलग अलग एक्ट्स हैं बेटा। अदरवाइज सबके सारी चीजें सेम है, सेक्शन सारे सेम है, लेवी के प्रोविजंस, वैल्यूएशन के प्रोविजन, आईटीसी के प्रोविजंस, क्लासिफिकेशन के रूल्स, सब कुछ वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनी बेटा, एक वेबसाइट ही है जस्ट gst.gov.in, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट है। आप जीएसटी में जाना चाहते हो, आप सिर्फ वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, सारा कार्य सारा कुछ कंप्लायंसेस है जो वहां से, जो पहले अलग अलग स्टेट्स में इतनी जगह होती थी, ठीक है। सो वेबसाइट का नाम क्या है? www.gst.gov.in। इट इज अ वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। यहाँ पे ये वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। क्या फंक्शन है बेटा वेबसाइट के? फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन। आपको ये देखो, ये कौन मैनेज कर रहा है? जीएसटीएन। जीएसटीएन का फुल फॉर्म याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। ये मैनेज करता है जीएसटी की वेबसाइट को। क्या क्या करता है? सब कुछ इसी वेबसाइट से होता है यार, सारे काम करते हैं जीएसटीएन। क्या? रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करना, फिर आप लोग जो रिटर्न भरते हो उसको फॉरवर्ड करना सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को। देन आईजीएसटी कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। एक स्टेट से मैंने फॉर एग्जांपल यहां से लेके गुजरात कोई चीज बेची, तो यहाँ पे 29 स्टेट्स में भी मैं बेच रही हूँ, और मेरे जैसे कितने सेलर्स बेच रहे हैं,
सो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और शेयर किसके बीच में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट, तो उसका कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट बहुत ही टेक्निकल टास्क है, वो भी जीएसटीएन करता है। देन आप जो पेमेंट करते हो यहाँ पे उसको क्या करना है, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंकिंग नेटवर्क से उसका रिकंसिलेशन करना, एनालिसिस प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर की प्रोफाइल का, रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम ऑफ आईटीसी, ये जब आएगा तो ये सारे काम कौन करेगा बेटा, जीएसटीएन के ये सारे काम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बेटा कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ अमेंड हुए वो हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 246 पूछा हुआ है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भाई डायरेक्टली कि कौन सी लिस्ट है शेड्यूल 7 के अंदर आर्टिकल में, तो आपको क्या लिखना है, सिंपल बेटा 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट क्या बताती है, इसमें वो मैटर्स होते हैं जिसमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट होता है लॉ बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाएगा इन मैटर्स पे लॉ। देन लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जिसको एक्सक्लूसिव पावर होता है स्टेट के पास लॉ बनाने के लिए, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भाई दोनों के पास पावर होता है लॉ बनाने के लिए, बट इसमें टैक्स मैटर्स नहीं होते। कैसे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा कुछ तो हमने देखा, तो ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है। अब देखो इसमें कुछ एंट्रीज में जो अमेंडमेंट हुए, एंट्री 84 और 54, और उसका नेट इफेक्ट जो आता है वो नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल पे आऊंगी मैं और फिर वापस से एंट्री में जाएंगे। पीएचएमएनए बेटा याद होगा आपको अच्छे से, पीएचएमएनए इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है, रिविजन है बेटा, सेंट्रल एक्साइज, आज भी एक्साइज ड्यूटी है, आज भी वैट है, आज भी सीएसटी है, सब पे नहीं, सिर्फ इन पे। पीएचएमएनए के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, ऐसा क्यों बेटा। 9 सबसेक्शन 2 लेवी का याद करो, क्या बोला कि ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स पीएचएमएनए में कब से लगेगा जीएसटी, फ्रॉम द नोटिफाइड डेट से लगेगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बाद लगेगा। अभी क्या लगेगा, जो पहले लगता था, क्या, मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज, इंटर स्टेट सेल पे वैट, इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी, ठीक है। अब टोबैको एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है सेंट्रल एक्साइज, पर इसके सेल पे लगता है जीएसटी, और अल्कोहल की बात हमारी हो ही चुकी है, पहले भी स्टेट एक्साइज लगता था बेटा, इस प्रोडक्ट पे क्या लगता था, स्टेट एक्साइज लगता था, आज भी क्या लगेगा, स्टेट एक्साइज लगेगा आज भी इसके प्रोडक्शन पे, और इसके सेल पे लगेगा वैट या सीएसटी, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल प्रोडक्ट्स है भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट ने रखी तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई टोबैको में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंट्रीज में क्या अमेंडमेंट हुई, ये देखो पीएचएमएनए, व्हाट इज पीएचएमएनए बेटा, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट विच इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोल, देन नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनमें इनके मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स पे लगेगा, प्लस टोबैको पे। ये 5 प्रोडक्ट तो दोनों एंट्रीज में कॉमन है, बट यहाँ पे टोबैको है तो अल्कोहल इनने स्टेट ने रख लिया, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट डिफरेंट है। सो यहाँ पे अल्कोहल पे बेटा एक्साइज कभी भी सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता था, पहले वाले लॉ में भी स्टेट गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू था, इसलिए उस प्रोडक्ट पे क्या लगता था, यहाँ पे स्टेट एक्साइज लगता था। सो पीएचएमएनए में आपका क्या लग रहा है, प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, देन अल्कोहल के प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, टोबैको प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे जीएसटी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बिल्कुल एग्जाम में आना ही आना है। टैक्सेबिलिटी इनकी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब एक आर्टिकल 246A आया जिसने पावर दिया किसको, पार्लियामेंट को, स्टेट को, साथ में क्या, जीएसटी से रिगार्डिंग लॉ बनाने का, दोनों को साथ में आना था भाई, डुअल मॉडल आ रहा था, दोनों को साथ में आना था, लॉ बनाना था, तो पार्लियामेंट को स्टेट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को पावर दिया लॉ बनाने के लिए, एंड पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया लॉ बनाने के लिए इन केस ऑफ इंटरस्टेट। एंड देन लास्ट आर्टिकल जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट भी आया हुआ है इस पे एग्जाम में, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। कौन बनाता है जीएसटी काउंसिल बेटा, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो बना सकते हैं जीएसटी काउंसिल यहाँ पे, और आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट क्या, ज्वाइंट फोरम रहेगा, लोग सेंटर के भी रहेंगे, स्टेट के भी रहेंगे उसमें, नेमली जीएसटी काउंसिल, ठीक है। सो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, और मेंबर्स कौन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स रहेंगे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने लोग रहेंगे। जीएसटी काउंसिल जो है बेटा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय, हर एक स्टेट डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा अपने मेंबर को, एंड देन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर विल चूज अमंग देमसेल्फ एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज दे में डिसाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोल क्या है जीएसटी काउंसिल का बेटा, पत्ता नहीं हिलना है जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन के बिना, सारे काम जीएसटी में होंगे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से।
जैसे कि कौन से टैक्सेस, सेस, सरचार्ज है जो कि सब्स्यूम होंगे जीएसटी में, कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। बता दिया उन्होंने, सीएस, पीएस लव रिकमेंड कर दिया उन्होंने। कौन सा गुड सर्विसेज जीएसटी में जो एग्जेम्प्ट रहेंगे वो कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेवीड ऑन सप्लाई in the course of interstate trade or commerce under article 269A and the principle that govern place of supply, ये सारे कौन बताएगा? ये सब कुछ जीएसटी काउंसिल बताएगी बेटा। देन थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की क्या रहेगी जब तक के लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रिगार्डिंग द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल resources during natural calamity or any other matter relating to goods and service tax council as they may decide। सब कुछ बेटा, सब कुछ। कौन से टैक्सेस सब्स्यूम होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे जीएसटी लगेगा, कौन से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, क्या जीएसटी लॉ का मॉडल रहेगा, क्या प्रिंसिपल रहेंगे लेवी के, अपॉर्शनमेंट के, वो सारी चीजें कौन बताएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस क्या रहेंगे, सब कुछ जीएसटी काउंसिल यहाँ रिकमेंड करेगी। क्या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी जब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्या रेट्स रहेंगे, क्या फ्लोर रेट रहेंगे, कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब एडिशनल रेवेन्यू की यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी के कारण जरूरत है तो क्या रेट्स गवर्नमेंट लगा सकती है, क्या स्पेशल प्रोविजन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड, और कोई और मैटर, सारी चीजें कौन बताएगा बेटा? जीएसटी काउंसिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखा जाए तो बेटा 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, सीएस यहाँ वाला जो हमने देखा था, सेंट्रल लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ है, स्टेट लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ है, क्या टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए। देन सेकंड ये टैक्सेबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीएसटी में, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का रिवीजन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया बेटा। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो फ्री डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ICAleague.com में, या आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल व्हाट्सएप यू अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई इशू आ रहा है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रिक्टली फॉलो द प्लेलिस्ट, यहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है आपके एग्जाम के लिए, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। रिवीजन सीरीज की आपके अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट, उसी में सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड मैं यहाँ पे करते जाऊंगी, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है और सारी रिवीजन सीरीज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। एक जीएसटी की प्लेलिस्ट अलग होगी, कस्टम्स की प्लेलिस्ट अलग होगी, तो आपको वो दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।